हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं और आज का मुख्य टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। आज हम लोग पहले सॉल्यूशन के बारे में कुछ जानेंगे, फिर कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे कि क्या है कंसंट्रेशन। तो आइए जानते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को डिफिनेशन से पहले शुरू करते हैं। कहता है कि सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substance whose composition can be changed, whose composition can be changed, जिसके composition को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे दो चीज ज्यादा हम लोगों को जानने की जरूरत है, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस। होमोजेनियस मिक्सचर वो है कि मिक्सचर में आप लोग दो भाग पढ़े थे, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि मिक्सचर जो होता है दो पार्ट, दो इसके पार्ट्स होते हैं। एक होता है होमोजेनियस और दूसरा मैंने पढ़ाया था आपको हेट्रोजेनियस। दूसरा मैंने पढ़ाया था हेट्रोजीनियस। दो मैंने इसे पढ़ाया था, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में बताया गया था कि इसका जो कंपोनेंट होते हैं उसके कंपोनेंट का प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन होता है, यानी कि यहाँ पे जो होता है सेम प्रोपोर्शन होते हैं और यहाँ पे प्रोपोर्शन सेम नहीं होते हैं। जैसे मैं इसका सेम प्रोपोर्शन होमोजेनियस का एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन यानी कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन होता है, ये कभी भी ये आपका हर दशा में बिल्कुल बराबर होता है। यूं कहें तो शुगर का हर पार्ट्स जो है मतलब वाटर के हर पार्ट्स में शुगर डिजॉल्व होते हैं। वाटर के किसी भी पार्ट से अगर आप वाटर लेते हो तो वहां पे शुगर की मिठास जो होती है, शुगर का जो भाग होता है बिल्कुल बराबर होता है, जब तब कि वाटर शुगर कंप्लीटली वाटर में डिजॉल्व हो। तो यहाँ पे आपका ये सेम प्रोपोर्शन होता है और इसको साधारण विधि द्वारा आप अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन हो हेट्रोजेनियस को अलग कर सकते हो। जैसे में सैंड को अगर आप वाटर मिलाते हो तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। तो इस बात को समझना होगा कि होमोजेनियस जो है वो हमारा ये सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर है। दूसरी बात हम लोग एक बात और जानेंगे यहाँ पे, नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस क्या है। वैसे सबस्टांस जो आपस में रिएक्शन नहीं करते वो नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस होंगे। तो यहाँ पे उसी सबस्टांस को लेकर मिलाने जो आपस में रिएक्ट नहीं हो। जिससे में कोई भी ऐसे सबस्टांस सोडियम को ले लें और वाटर को ले लें, अगर आपस में मिलाते हैं तो रिएक्शन कर जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। सॉल्यूशन लेना है तो उसमें नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस होगा तभी लेना है। सॉल्यूशन को समझने के लिए एक चीज हम लोगों को जरूर समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन को बनाने के लिए दो कंपोनेंट्स चाहिए, एक है सॉल्यूट और प्लस दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तभी ये सॉल्यूट जो होते हैं ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, जबकि सॉल्वेंट जो होता है सॉल्यूशन में ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो स्मॉल अमाउंट में जो प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जानना। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूं, सॉल्यूट जो है वो दूसरे में घुल जाता है, माने सॉल्युबल होता है। जो दूसरे में सॉल्युबल हो वैसे सबस्टांस सॉल्यूट कहलाते हैं, और सॉल्वेंट जो होता है दूसरे को अपने में सॉल्युबल करता है, डिजॉल्व कर लेता है। जो दूसरे को अपने में डिजॉल्व कर ले उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। इस बात को समझिएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर एक सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। तो कोई भी मान लो कि यहाँ पे मैं एक ये ग्लास लेता हूं और इसमें हम एक वाटर लेते हैं, फिर इसमें शुगर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया शुगर और ये लिया वाटर। शुगर जो है इसको हम लोग कहेंगे क्या, सॉल्यूट,
और वाटर जो है इसको हम लोग कहेंगे क्या, सॉल्वेंट। एक बात बता दें कि वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिसमें पूरे यूनिवर्स का मैक्सिमम सबस्टांस वाटर में सॉल्युबल होता है। एक बात जान लीजिए, मैक्सिमम सबस्टांस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दिए हैं। दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्वेंट का मेंशन नहीं किया गया है तो वहां पे आप डायरेक्ट रूप से वाटर ही लेंगे, इस बात को समझिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं इसका टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हम लोग नहीं जानेंगे, एक सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास में पढ़ना होता है, वहां पे जानेंगे। यहां पे हम लोग ये जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ solubility on the basis of solubility of solute and solvent, there are two types of solvent। तो सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से ही बनता है, बात क्लियर है। लेकिन दोनों के सॉल्युबिलिटी के आधार पर सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट हम लेके चलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन कंप्लीट रूप से सेचुरेट हो जाए, मतलब उसको और अधिक सॉल्यूट की जरूरत नहीं है। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन दिस सॉल्यूशन नोन एज सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute can be dissolved, no more solute can be dissolved, known as solution। मतलब कि कहता है कि एक सॉल्यूशन है, नहीं, नोन एज सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को और अधिक हम नहीं घुल सके, नहीं डिजॉल्व कर सके, उसको हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे मान लो कि आप कभी ग्लास में एक ग्लास वाटर लेते हो, उसमें चीनी, एक चम्मच चीनी डालो तो वो कंप्लीट रूप से घुल जाता है। ऐसे ही फिर दूसरा तीसरा डालते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी जो है अब उस वाटर में नहीं डिजॉल्व हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा, यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन किसी को चेंज नहीं करना, न तो पानी के अमाउंट को चेंज करना, नहीं तो टेम्परेचर चेंज करना, किसी को नहीं चेंज करना है। जब कोई भी यहाँ पे डिजिट नहीं चेंज होते हैं तो उस समय चीनी की मात्रा यानी कि शुगर नहीं घुलता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि वो सॉल्यूशन अब सेचुरेटेड हो गया, उसको और अधिक नहीं चाहिए। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल नहीं, आप खुद समझ सकते हो। सेकंड में आता है यहाँ पे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें इसमें क्या है, ज्यादा मात्रा में घुलेगा, मतलब कि वह सॉल्यूशन का वह पार्ट जो सेचुरेटेड होने से पहले का है। मैंने कहा ना कि पहले एक चम्मच चीनी डालो तो घुल जाएगा, तो वो जब तक घुलता रहेगा तब तक उसको हम लोग अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और जब घुलना बंद हो जाता है, जब डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, तब उसे हम लोग अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, इसमें यहां पे लगा देंगे नो मोर सॉल्यूट लिखे, यहाँ पे यहाँ मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड हो जाएगा, बस यही एक इसमें चेंजिंग होगी, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड। और इसको हम सेकंड नंबर बना देते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें हो जाएगा ये सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड नोन एज अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सेचुरेटेड के पहले वाले भाग को हम लोग अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें और अधिक मात्रा में चीनी घुलता रहता है, सॉल्यूट घुलता रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। राइट। लेकिन एक बात मैं यहां पे आपको बता दूं नोट में कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बाद एक और सॉल्यूशन आ जाते हैं
जिसको हम लोग कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कंप्लीट रूप से मतलब और ज्यादा उसमें चीनी घुलता रहे, है ना, रुकने के वो नाम ही नहीं लेता है, ये सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये तब कहलाएगा जब उसमें टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, यानी कि जब सेचुरेटेड पहुंच जाए तो आप जब उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो तो चीनी और ज्यादा घुल जाता है, तो उसका नाम देते हैं हम लोग सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि इसमें एक बात समझना है कि मोर सॉल्यूट कैन बी dissolved with increased the temperature known as सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो तब उसमें अगर चीनी की मात्रा घुलती जाती है तो उसका नाम होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के कुछ पार्ट्स थे। अब हम लोग एक सॉल्यूशन का और पार्ट्स जानेंगे, पार्ट्स नहीं, उसमें जब उसके स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जानेंगे। तो यहाँ पे एक हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है इसको हम लोग जानते हैं। तो ये कहता है कि सॉल्यूशन whose strength is known is called standard सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन जिसका स्ट्रेंथ हमें ज्ञात है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। तो जिसका हमें स्ट्रेंथ ज्ञात है, इस बात को समझिएगा, जिसका स्ट्रेंथ ज्ञात है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का एग्जांपल हम देते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे में N/10 HCl, तो ये कहलाएगा HCl का स्ट्रेंथ। नॉर्मेलिटी में दिया गया है स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी मेंशन्ड है, कंसंट्रेशन अगर मेंशन्ड है तो स्ट्रेंथ कहलाते हैं, है ना। M/100 HNO3, यानी कि इसका जो स्ट्रेंथ है HNO3 का गिवन है। तो यहां पे एक नोट में एक बात समझना है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, strength of solution can be expressed in the term of concentration, in the term of concentration। तो सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है उसे हम लोग कभी भी एक्सप्रेस करते हैं किसमें? सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन के टर्म में। यानी कि हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन, एक नया टॉपिक आ गया और इस यहाँ पे कंसंट्रेशन पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं कंसंट्रेशन क्या है। तो अब हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन। यहाँ से लेकर आपको 12th क्लास तक, बिल्कुल 11th से लेकर 12th क्लास तक पूरे 2 साल या आगे कभी भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, सब में आपको कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। यानी कि धीरे धीरे आपकी नॉलेज इसमें कंसंट्रेशन की बढ़ती जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन की जरूरत हर न्यूमेरिकल्स में पड़ती है, तो आप धीरे धीरे और जानोगे। लेकिन यहाँ पे हम टोटल कंसंट्रेशन के जितने भी टॉपिक हैं डिटेल कर दूंगा, A to Z कर दूंगा, विथ एग्जाम्पल, विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसलिए कंप्लीट आप लोग लेक्चर देखो, उसको समझो। कंसंट्रेशन क्या है आइए देखते हैं। कहता है कि द नंबर ऑफ मोल of solute, the number of mole of solute dissolved in, the number of mole of solute dissolved in given volume of solution
इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है दिया गया हो, उसमें हम लोग अगर ये पता कर लें, ये ज्ञात कर लें कि कितना मोल उसमें दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। इसी को हम लोग कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। कंसंट्रेशन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, है ना, इसको हम लोग डिनोट करेंगे, डिनोटेड करेंगे इसको हम लोग किससे, कंसंट्रेशन को हम लोग डिनोट करते हैं सी से या कैपिटल बॉक्स से। इसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे या कैपिटल बॉक्स से इसको हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एक नया यहां पे देखिए, सी तो हम लोग ले लिए कि कंसंट्रेशन में सी जो है वो ले लिए, लेकिन इसको एक नया डिनोशन आता है, वो डिनोशन है कंसंट्रेशन का कैपिटल बॉक्स। तो कैपिटल बॉक्स को भी हम लोग कंसंट्रेशन में लेते हैं। यानी कि कंसंट्रेशन का अगर डिफिनेशन बताएं, डिफिनेशन के अनुसार अगर एक फॉर्मूला निकालें, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाता है क्या, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, यानी इसको n/v लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसका अगर हम लोग यूनिट निकालें तो मोल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का मोल ही होगा ना, और वॉल्यूम का यूनिट्स क्या होगा, लीटर, तो क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट्स हो गई मोल पर लीटर। लेकिन कंसंट्रेशन की यूनिट्स को कई भागों में बांटा गया है, आइए जानते हैं। यहां से कंसंट्रेशन का रियल पार्ट्स अब शुरू होने जा रहा है कि है क्या कंसंट्रेशन। तो यहां पे जानते हैं हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट्स इज expressed in the following terms। तो कंसंट्रेशन यूनिट को हम लोग फॉलोइंग टर्म में लिखते हैं, और वो फॉलोइंग टर्म में पहला है परसेंटेज स्ट्रेंथ, पहला है परसेंटेज स्ट्रेंथ। सेकेंड हम लोग जानेंगे मोलालिटी, थर्ड जानेंगे हम लोग मोलारिटी, फोर्थ जानेंगे हम लोग नॉर्मलिटी, फिफ्थ जानेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन, और सिक्स्थ जानेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मालिटी, और 7 जानेंगे हम लोग यहाँ पे ये पार्ट्स पर मिलियन। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ को 7 भागों में बांटा गया, परसेंटेज स्ट्रेंथ, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मालिटी और पार्ट्स पर मिलियन। आइए इसमें से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे अभी कि क्या कहता है, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ, नोट कर लिए होंगे आप लोग। परसेंटेज स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं क्या कहता है परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें लिया गया फर्स्ट में परसेंटेज स्ट्रेंथ को W/W, यानी कि वेट बाय वेट, मास बाय मास को लिया गया है, वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। सेकंड में लिया गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, सी में लिया गया है W/V परसेंट। ये 3 हिस्सों में बांटा गया है इसको, ठीक है। सेकंड में हम लोग W/V लेते हैं परसेंट, थर्ड में लेंगे V/V परसेंट, सही रहेगा। इसको एग्जाम्पल में दिखाते हैं पहले कि कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में परसेंटेज में कुछ दिया रहता है, परसेंटेज में कोई सबस्टांस सॉल्यूशन में कितना परसेंट शामिल है, उसमें आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट के अनुसार इन तीनों में से चूज करना पड़ता है। आइए मैं दिखाता हूं कैसे हम चूज करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल हम लेंगे, कोई एग्जांपल लेते हैं, 25% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 25% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल के 25% सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, पहला लेंगे हम कि
इसमें इथाइल अल्कोहल को हम W/W ले रहे हैं, W/W परसेंटेज में। तो यहाँ पे हमेशा इथाइल अल्कोहल को आप 25 ग्राम वेट लेंगे तो 25 ग्राम लेंगे। तो वाटर जो दूसरा सॉल्वेंट है, ये तो सॉलिड हो गया ना, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट नहीं, यहाँ सॉल्यूशन लीजिए पहले। तो सॉल्यूशन आप यहाँ क्या लेंगे 100 ग्राम, 100 में 25% आ गया। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि सॉल्वेंट कितना ग्राम होगा, तो सॉल्वेंट निकालने के लिए आप यहां से निकालेंगे 100 - 25 यानी कि 75 ग्राम यहां पे आपका सॉल्वेंट हो गया। इस तरह से आप किसी भी तरह से आप ए का मान मतलब कि W/W यहां से क्लियर कर सकते हो, जिस यहां से जो निकालना चाहो निकाल सकते हो। इसका यूज मैं आगे सिखाऊंगा, मोलालिटी नॉर्मेटिव पढ़ेंगे, उसमें इसका यूज मिलेगा आपको। चलिए बी में देखते हैं हम लोग। बी में यहां पे W/V%। तो W/V% में हम लोगों को ये देखना है कि इथाइल अल्कोहल कितना होगा। C2H5OH यहां पे जो होगा ये आएगा आपका W 25 ग्राम होगा, और यहां पे सॉल्यूशन जो लेंगे वो 100 ml लेंगे। यहां पे क्या है, सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे वॉल्यूम जो लेंगे कभी भी ml में लेंगे, और अल्कोहल को हमने ग्राम में लिया चूंकि W/V रिलेशन था, W यानी ग्राम में और V यानी वॉल्यूम में। तीसरा जो हमारा आता है C नंबर, V/V परसेंटेज। V/V% में यहाँ पे जो होगा इथाइल अल्कोहल जो है ये होगा 25 ml। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा ये 100 ml होगा। दोनों को देखिए, कभी भी वॉल्यूम लेना है तो ml में ही लेना है, गिवन वॉल्यूम आप हमेशा ml में लेंगे। तो इस तरह से इनका स्ट्रेंथ हम लोग निकालते हैं और उसको मानते हैं, ठीक है। एक दिया गया था, हम तीनों क्वेश्चन उस पर डील कर दिए। अब इस पे हम लोग एक एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको इसी परसेंटेज स्ट्रेंथ पे बनाता हूं, तुरंत क्लियर हो जाएगा क्या है परसेंटेज स्ट्रेंथ। क्वेश्चन हमारा एक आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH will be required to prepare 500 gram solution, 500 gram solution containing 10% NaOH solution 10% NaOH solution। यहां पे एक बात समझ लीजिएगा, W/W 10% जो लिखे हैं ना W/W यहीं पे लिख लीजिए, 10% W/W NaOH सॉल्यूशन। तो आपको निकालना है ये, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आप आंसर ले लीजिए। सबसे पहले तो जान लीजिए कि दिया क्या है। तो NaOH यहाँ पे 10 ग्राम, तो यहाँ पे आपका NaOH 10 ग्राम हो गया। तो फिर उसके बाद जो वाटर होगा, यानी कि यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन ले लीजिए पहले, पूरा सॉल्यूशन जो W/W है तो 100 ग्राम होगा, ठीक है। तो ये 100 ग्राम होगा। अब आइए दिखाते हैं 500 ग्राम अगर सॉल्यूशन रहेगा तो क्या होगा। चूंकि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो ये कंटेन करता है 10 ग्राम NaOH को, इसलिए 500 ग्राम सॉल्यूशन जो रहेगा वो क्या होगा 10/100 हो जाएगा, 10/100 यानी और गुने 500 यानी कि आपका हो जाएगा 50, है ना। तो इसका आंसर हो गया 50 ग्राम NaOH। तो 100 में 10 ग्राम अगर NaOH है तो 500 सॉल्यूशन लेंगे ग्राम, तो उसमें कितना हो जाएगा 50 ग्राम NaOH हो जाएगा। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ पे इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मोलालिटी। अब आइए हम लोग जानते हैं सेकंड नंबर में मोलालिटी।
मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। मोलालिटी का डिफिनेशन पहले जानते हैं, क्या होता है डिफिनेशन। बहुत सारी लिटियां पढ़नी है, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, है ना, मोलारिटी, ये सब बहुत सारा लिट्टी और रिटी है। इसका डिफिनेशन पहले जानते हैं। कहता है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 gram of solvent is called मोलालिटी। मतलब कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट होनी चाहिए, उसमें सॉल्यूट के जितना नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, मोलालिटी कहलाएगा। इस मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्मॉल m से इसको डिनोट करेंगे और फिर इसको आगे जानते हैं। इसके लिए हम एक आप लोगों को इसके फॉर्मूला को हम डिराइव करते हैं। आइए डिराइव करते हैं फॉर्मूला। लेट a ग्राम ऑफ solute which molar mass is कैपिटल M। अगर a ग्राम सॉल्यूट है तो मोलर मास उसका क्या लेते हैं, कैपिटल M लेते हैं। तो कहता है dissolved in b ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और वो b ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व्ड है, तो क्या होगा, यहां पे इसका मोल बताइए। मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, गिवन वेट कितना है a ग्राम और मोलर मास कितना है m, तो a बाई m इसका मोल हो गया। तो चूंकि b ग्राम सॉल्वेंट contain a by m मोल ऑफ सॉल्यूट। b ग्राम जो सॉल्वेंट है a by m मोल सॉल्यूट को रखता है, इसलिए कितना पर निकालना, डेफिनेशन कहता है 1000 पे, इसलिए 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन a by m बट्टा b इंटू 1000, ठीक है। तो ये हमारा मोलालिटी निकल गया। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इंटू b, यानी कि हमारा जो डिफिनेशन के अनुसार इसकी फॉर्मूला आई, वो फॉर्मूला क्या आया, चलिए a क्या है, ये a क्या है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बट्टा मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसीलिए अगर मान लो कि यहाँ पे मैं एक चीज तुम लोगों को बताता हूँ, एक एग्जांपल में तुम लोग चीज देख लो पहले, कि अगर तुमको मोलालिटी गिवन हो तो तुम क्या समझ सकते हो, व्हाट यू मीन बाय 0.5 m ऑफ NaOH सॉल्यूशन। मान लो कि तुमको मोलालिटी NaOH का दिया गया 0.5, तो क्या समझते हो, तो इसका अर्थ हम समझेंगे कि यहाँ पे NaOH जो है 0.5 मोल है, जबकि सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट लेते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट यानी कि हम वाटर जो है यहाँ पे लेंगे कितना, 1000 ग्राम। तो क्वेश्चन हमारा ही ना है, डिफिनेशन हमारा ही ना है जी, कहता है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जो मोल की संख्या होगी वही मोलालिटी कहलाएगा। तो जब मोलालिटी दिया गया है तो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे
कि सॉल्वेंट 1000 ग्राम है, उसमें 0.5 मोल NaOH है, तो इसकी मोलरिटी 0.5 m होगा। सीधी सी बात है। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसके फार्मूला पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का पहला, इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा, इस पे जो डिपेंडिंग पहला एक क्वेश्चन बनाए थे हम लोग 5 पॉइंट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना है। तो चूंकि m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 5.85 इंटू 1000 डिवाइड बाय m फॉर मोलर सॉल्वेंट। NaCl का निकालिए, सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का हो जाता है 35.5, जुड़िए तो 58.5 आएगा। 58.5 दिया गया, गिवन वेट 500 ग्राम दिया गया है। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग कटाएंगे। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया। अब ये जो कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कटने से क्या है, यहाँ पे 0 उठाते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी कि 1/10 हो जाएगा ये, तो 2/10 हो गया, यानी कि 0.2 m। ये इसकी मोलालिटी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई, मोलालिटी। इस प्रकार हम लोग मोलालिटी बना लिए। ये क्वेश्चन आपका रहा। तीसरा नंबर हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं मोलारिटी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी। आइए थर्ड नंबर में देखते हैं हम लोग मोलारिटी। मोलारिटी क्या है, तो इसमें कहता है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solvent is called molarity। जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है कितना 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। यानी इससे हम लोग जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल M से करते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाए कैपिटल M बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट जो है ये लिख देते हैं, मोलर मास को MA लिखेंगे, वॉल्यूम इन लीटर को हम लोग क्या लिखेंगे V, और कभी भी इन लीटर लिखेंगे। वॉल्यूम इन लीटर को हम लोग कभी भी V से लिखेंगे, राइट। M इक्वल टू A/MA इंटू V इन लीटर। क्लियर। तो ये इसका एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन इस फॉर्मूले को हम और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं और उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल पहले जान लेते हैं, फिर दूसरा एक फॉर्मूला बताएंगे। एक न्यूमेरिकल जानते हैं यहाँ पे, तो ये न्यूमेरिकल हमारा थर्ड नंबर होगा 500 ml ऑफ ए सॉल्यूशन containing 0.5 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या करना है, मोलारिटी निकालनी है। इस समय आपका वॉल्यूम सॉल्यूशन में दिया गया, सॉल्यूट का मोल ही दिया गया है, तो इस फॉर्मूला को एक और फॉर्मूला से हम लोग पहचान सकते हैं। यहाँ पे A/MA को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ऐसे बना सकते हैं। तो यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला डायरेक्ट यही यूज करेंगे कि मोलारिटी इज इक्वल टू
वेट ऑफ सॉलिड न लिखकर मोल लिखेंगे। मोल कितना है? 0.5 ग्राम। मोल को मोल ही कहेंगे। तो 0.5 मोल हो गया। 500 ml को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 500 ml है तो ऊपर 1000 कर देंगे। अरे ml है मिलीलीटर, मिली को 10⁻³ लिखेंगे। 10⁻³ यहाँ हुआ, ऊपर जाकर 1000 हो गया। तो ये 500 दुना 1000 हो गया। 5 दुना 10 यानी कि 1.0 हो गया। ये आपका मोलारिटी आ गया 1.0 ml। तो यहां से मोलरिटी कैलकुलेट हो गया। मोलरिटी पर एक और फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। मोलरिटी का एक और फॉर्मूला जानेंगे और उस पर भी न्यूमेरिकल जानेंगे। तो मोलरिटी को हम लोग अगर फॉर्मूला की तरफ और बढ़ें तो लिखेंगे यहां पे इफ टू डिफरेंट सॉल्यूशन ए एंड बी गिवन। तो यहां पे फॉर्मूला होता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। दो सॉल्यूशन अगर है अलग अलग, दोनों की कंसंट्रेशन और दोनों की वॉल्यूम अलग अलग होती है, तो वहां पे हम लोग m1v1 और m2v2 से निकालते हैं और दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि क्या आता है। या लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना होता है कि दोनों का जो यहाँ पे क्वेश्चन देगा, दोनों में से किसी एक को निकालना होगा। मतलब किसी एक का, ए का मान लो कि m1 और v1 दिया गया है, बी का m2 और v2 में से किसी एक को दिया रहेगा, दूसरे को निकालना है। या तो बी का पूरा दिया रहेगा और ए का निकालना होता है। ठीक है, मतलब ये 4 डिजिट तुम्हारे पास हो गए, 1 2 3 4। इन चारों में से कोई 3 दिया रहेगा और एक तुमको कैलकुलेट करना होगा। दूसरा बताते हैं कि फॉर, या लिखते हैं इफ the two solution are mixed to each other and the resultant concentration is calculated as, मतलब कि अगर दो सॉल्यूशन है इस तरह से, अगर दोनों सॉल्यूशन का m1 v1 दिया है और फिर कहता है कि दोनों सॉल्यूशन के m1 v1 जो दिया गया है और उसको मिला दिया जाता है एक बीकर में, है ना, एक वहां पे मतलब आपको कोई पात्र दिया गया रहता है, तो उसमें मिला देने पर अगर रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन का आपको क्या निकालना है? उसका कंसंट्रेशन निकालना, उसकी मोलरिटी निकालनी है। तो क्या आएगा, यानी कि तो इस समय आपको निकालने के लिए फॉर्मूला आता है m मिक्सिंग इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 बाई v1 प्लस v2। तो यहां पे आपको ये फॉर्मूला को यूज करना होता है। यानी याद रखिएगा, दो सॉल्यूशन दिया रहेगा अलग अलग, दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम और कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी गिवन रहेगी। फिर दोनों सॉल्यूशन को मिलाना है हमको, तो मिलाने के बाद से जो मिक्सिंग सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो उसे हम लोग किस करेंगे, ये निकालेंगे, m मिक्सिंग से निकालेंगे, राइट। तो ये जो इस पे मैं क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि इस पे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग। आइए देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं और तब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, द मोलारिटी ऑफ ए mixture obtained by mixing 100 ml of
0.2 m H2SO4, 0.2 m H2SO4 and 100 ml of 0.4 m NaOH इज, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक प्रकार के, द मोलरिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑब्टेन्ड, क्या ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, बाय मिक्सिंग, मिलाया जाता है 100 ml ऑफ 0.2 m H2SO4। देखिए H2SO4 एक अलग आपका सॉल्यूशन हुआ, इस सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दोनों गिवन है, एंड 100 ml ऑफ 0.4 m NaOH, फिर NaOH अलग अनदर सॉल्यूशन हुआ, इस सॉल्यूशन का फिर यहाँ पे वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग बनाएंगे। कैसे बनेगा इसका आंसर? आप लोग तो बना सकते हो, डायरेक्ट बनाओ, वीडियो पॉज करके बना सकते हो आराम से। तो यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं, एम मिक्सिंग निकालना हमको, तो M1 हमारा कितना है 100 इंटू, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का जो यूनिट है कभी चेंज नहीं करेंगे, ml और ml दोनों ही दो यूनिट्स हैं और दोनों यूनिट सेम है, तो हम लोग वहीं कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 100 ml इंटू 0.2 प्लस यहाँ पे 100 इंटू 0.4 ले लेंगे, बटा 100 प्लस 100, दोनों को मतलब यहाँ पे 100 है, वॉल्यूम V1 प्लस V2 ऐड कर देना है। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, यहाँ कितना हो जाएगा 40, 40 डिवाइड बाई 200 कितना आएगा बाबू 60 बाई 200, ठीक है। घटाएंगे इसको तो 0 से 0 घटा देंगे, बराबर क्या आएगा, द्वितीय 6 यानी कि 3/10 बराबर 0.3, इसका m आएगा मिक्सिंग, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.3 m, ठीक है। द्वितीय 6 यहाँ पे 3 आएगा 0.3 m। इस प्रकार से आपका ये पार्ट 1 यानी कंसंट्रेशन का पार्ट 1 लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है। लेक्चर नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा, तब तक आप लोग इस पे क्वेश्चन करते रहिए। मैंने इस पे एग्जाम्पल सहित आपको समझाया है, आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे नॉमिनेटिव मोल है ना, उसके बाद से आपका मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, इस सब पे क्वेश्चन विथ उसके एग्जाम्पल सहित मैं क्लियर करूंगा। ओके।